अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो क्या है, अवयव की समानता। डैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कि इक्वलिटी मतलब समान होना, बिल्कुल इक्वल होना, एक दूसरे के जैसे दिखना। तो इसके लिए क्या कंडीशंस है कि मैंने दो कंडीशन आपके लिए लिखी है कि अगर कोई भी दो अवयव या मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। और वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि दोनों अवयव एक ही कोटि के हो। डैट मीन्स कि दोनों जो आपकी मैट्रिक्स है जो गिवन है वो एक ही कोटि की होनी चाहिए। कोटि मीन्स बताया था मैंने अभी आपको कि कोटि मीन्स होता है ऑर्डर, यानी कि उनका पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट कि दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर हो। दोनों अवयव यानी दोनों मैट्रिक्स के, संगत का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, और अवयव मतलब एलिमेंट्स, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे दो आपकी मैट्रिक्स लिखी है, एक ए बराबर करके लिखी है और एक बी बराबर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहली बात कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम ऑर्डर की है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फुलफिल होती है यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं सेकंड वाली कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपके जो एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है सेम टू सेम, मतलब पैलेस वाइज वो सेम होने चाहिए कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, एंड यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में बराबर होना या इक्वल होना। अब देखो दूसरी कंडीशन जो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने की, वो भी यहाँ पे कैसे होती है, फुलफिल होती है। तो यानी कि जब आपकी दोनों कंडीशन एकदम ठीक ठीक दो मैट्रिक्स में अप्लाई हो जाए तो आप कह सकते हो कि आपकी जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो कैसी हैं, आपस में इक्वल है, यानी वो इक्वालिटी आपस में रखती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी, सेकंड वाली नहीं हो रही है, तो आप उसको बिल्कुल भी इक्वल नहीं कह सकते। ये बिल्कुल नेसेसरी है कि आपकी जो दोनों कंडीशंस है वो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होनी चाहिए। इतना समझ आया, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो बोर्ड में आता नहीं है, हमेशा बोर्ड में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लो कि मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिखा है जिसको मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि यदि ये वाली मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के तो x, y और z की वैल्यू या मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने सीखा था कि सबसे पहले पॉइंट की इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, वो खुद भी बोल रहा है कि वो इक्वल है, डैट मीन्स ऑर्डर सेम होगा ही होगा, ओके। अब सेकेंड पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो, बराबर हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी तो 4 ही होना चाहिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि x, y और z की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये कैसा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है तो ठीक है, यहाँ पर भी 4 होगा तो y की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाती है 4, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो सेकेंड, यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए क्योंकि ये तो आपस में बराबर है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है 1 के, ओके। अब क्या बचता है z। अब देखो z यहाँ पे 3 है, यहाँ पे z है, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, बिकॉज वो दोनों मैट्रिक्स कैसे इक्वल है। तो यानी कि z की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 3, खत्म। हमें यही तो निकालना था, सिर्फ उसने हमसे x, y, z की वैल्यू पूछी थी और हमने इक्वालिटी की मैट्रिक्स की इक्वालिटी की जो कंडीशंस थी उसको अप्लाई करते हुए अपने x, y, z की वैल्यू क्या करा, फाइंड कर ली। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ओके। आपको ये समझ में आया होगा तो खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए मैंने क्या किया कि आपके लिए खुद 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपकी ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल होती है, देन A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करो। बहुत इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। हम जानते हैं ऑर्डर तो देखो सेम है क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि वो इक्वल है, तो ऑर्डर का सेम होना नॉर्मल सी बात है क्योंकि पहली कंडीशन है। आगे देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से आपकी कुछ इक्वेशंस बनेगी जिनको आप किसी भी मेथड के द्वारा सॉल्व करके अपने A, B, C और D की वैल्यू निकाल सकते हो। सेम ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है और ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, अवयव पर संक्रियाएं, डैट मीन्स ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। देखो मैथ्स में ऑपरेशन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर होता है कि आप दो टर्म्स को किस तरह, मतलब क्या क्या ऑपरेशन उनके बीच में आप दो टर्म्स के बीच में लगा सकते हो। ऑपरेशंस मीन्स लाइक आपका एडिशन, आपका सब्ट्रैक्शन, आपका डिफरेंस, आपका डिवाइड, आपका मल्टीप्लिकेशन। तो अवयव में भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता है, यानी कि हम अवयव के अंदर भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपके ऑपरेशंस हैं वो टोटल 4 हैं, नॉर्मली भी टोटल 4 हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अवयव का योग, कि आप दो अवयव को आपस में जोड़ सकते हैं। योग मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयव को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकंड है आपका अवयव का अंतर। अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना या डिफरेंस करना, ठीक है। तो यानी कि आप अवयव मतलब दो मैट्रिसेस को आपस में डिफरेंस भी कर सकते हैं उनका। थर्ड है आपका एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन। अदिश का मतलब होता है स्केलर, मैंने आपको बताया था स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर, यानी कि आप किसी अवयव के अंदर किसी नंबर द्वारा गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आप उसके अंदर कर सकते हो। मतलब कोई आपको मैट्रिक्स दिया है और कोई नंबर दिया है जिसको हम स्केलर बोलते हैं, तो आप स्केलर की गुना उसके अंदर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है। नंबर 4 अवयव का गुणन, यानी कि दो अवयव को आपस में गुना भी किया जा सकता है। गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आप उसके अंदर कर सकते हो। तो आपने क्या क्या सीखा कि हम दो अवयव को प्लस भी कर सकते हैं, हम दो अवयव को माइनस भी कर सकते हैं, हम अवयव के अंदर किसी नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम दो मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे ये देखते हैं। अब आपका नंबर 1 है अवयव का योग। योग मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि आपको अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो आप उनको किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, दो यहाँ पे गिवन है, और अगर इनके ऑर्डर को चेक करें तो ये 2×2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2×2 की मैट्रिक्स है। अब हमें ये सीखना है कि हम इनको ऐड कैसे करेंगे। भाई आपको नंबर ऐड करना आता है ना। सबसे पहली बात तो ये देखो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 6 + 2 मतलब 6 और 2 है और आपको ये दोनों नंबर ऐड करने हैं, तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो इसके बीच में प्लस का साइन लगाते हो, देन इसको काउंट करके ऐड कर देते हो कि 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। सेम प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई होता है कि आपको सीधे सीधे सिंपल तरीके से ऐड करना है। अब करना कैसे है, हम ऐड करने वाले ए और बी को, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि मैं ऐड कर रही हूँ ए प्लस, मतलब ए और बी को ऐड कर रही हूँ तो ए प्लस बी से इसको डिनोट करेंगे। अब देखो ऐड करने का तरीका, ऐड करने का तरीका क्या है कि ये भी एक मैट्रिक्स आने वाली है सबसे पहली बात, ठीक है। तो मुझे सीधे सीधे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके उनको सीधे सीधे ऐड कर दो कि 2 को कर दो 6 में ऐड, 4 को कर दो 3 में ऐड, 3 को कर दो 2 में ऐड, और 7 को कर दो 1 में ऐड। देखो करना कैसे, 2 को करना है 6 के साथ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 + 6। 3 को करना है 2 के साथ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 + 2। 4 को करना है 3 के साथ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 + 3, एंड 7 को करना है 1 के साथ ऐड तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 + 1, और ये मेरी मैट्रिक्स बंद हो गई। अब क्या करो, ऐड करके लिख दो इसको। तो ये कैसा हो जाएगा कि 2 + 6 8, 4 + 3 7, 3 + 2 5 एंड 7 + 1 8। ये रहा आपके मैट्रिक्स का एडिशन, यानी कि आपने दोनों जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी उनको ऐड कर दिया। और डिनोट किससे करते हैं, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगाकर। बस इतना सा था ऐड करना, खत्म। अब चाहे आपको 2×2 की मैट्रिक्स दे या 3×3 की दे या 4×4 की दे, आपको इसी तरीके से सारी मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। आप चाहो तो सीधे सीधे, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो सीधे सीधे आप आंसर भी इसका लिख सकते हो। ओके देखो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन मैथ्स का एक बेसिक रूल होता है कि आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, जब आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो आप कहीं भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, आप उसको
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी क्या है कि अगर आपका बेस वीक है तो आप कितना ही प्रिपरेशन कर लो मैथ्स, और हाँ मैथ्स के अंदर कभी रट्टा नहीं लगाया जा सकता, इसको केवल आप प्रैक्टिस के द्वारा समझ सकते हो। तो इसलिए मेरा जो मेन पर्पस है वो आपके बेसिक को क्लियर कराना है कि आपने ऐड करना सीखा। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनता है और बीच में कहीं पे आ जाए कि आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करने की जरूरत पड़ गई है, तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब हम इसके सेकंड टॉपिक की बात करते हैं जो इसी के ऊपर है, और वो क्या है, अवयव के योग के गुणधर्म। मतलब कि आपकी जो मैट्रिक्स होती है और उसका जो आप एडिशन करते हो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब वो क्या होती है, कुल मिला के आपकी छोटी छोटी 4 प्रॉपर्टी है, जिसमें आपका नंबर 1 है क्रम विनिमय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। मान लो कि आपके पास 2 मैट्रिक्स है लाइक दिस, कि एक a है और एक b है। कॉम्यूटेटिव लॉ हमसे ये कहता है कि आप चाहे a को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, मतलब आगे पीछे करके आप जैसे मन करे वैसे आप इसको ऐड कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे नंबर्स के ऐड में होता है, मान लो कि मैं 3 प्लस 2 को ऐड कर रही हूँ, 3 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या होता है 5। जानते हो आप, नहीं जानते? ओके जानते हो, 3 प्लस 2 होता है 5। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 2 प्लस 3, तब भी कितना होगा 5 होगा। मतलब ऐड में हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है कि चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपका आंसर सेम आने वाला है, तो वो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। समझ में आया? ओके, अब पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, वो भी बहुत सिंपल सी है। वो क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स तो पहले थी a और b, अभी आपके पास एक और मैट्रिक्स है जिसको हम c बोल सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि चाहे मतलब तीनों को एक साथ जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज चलने की कोशिश करते हैं, तो पहले 2 को जोड़ दिया फिर तीसरे को ऐड किया। अब प्रॉब्लम आएगी कि पहले 2 कौन से जोड़े, मैं पहले b और c को जोड़ूँ या पहले a और b को जोड़ूँ। तो आप कैसे भी कर लो, चाहे आप a प्लस बी को जोड़ो, चाहे आप b प्लस सी को जोड़ो, किसी को भी ऐड में जोड़ लो, किसी को भी शुरू में जोड़ लो, आपका आंसर सेम आएगा। ऐसा बोलता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे आप a प्लस बी को पहले जोड़ लो और c को बाद में जोड़ दो, या फिर आप पहले b प्लस सी को जोड़ दो और a को उसमें बाद में जोड़ दो, तो भी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम आएगा। अब मैं इसको गिनती से समझाती हूँ। कैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, मान लो 3 नंबर है हमारे पास, ये छोड़ो, ये आप 3 नंबर ले लो कि एक है 1, एक है 3 और एक है 4। अब मुझे ये तीनों ऐड करने हैं। वैसे तो मतलब गिनती बहुत अच्छे से आती है, तो आप जोड़ के अच्छे से बता दोगे कि भाई 3, 1 और 4 8 हो जाता है ना, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कर पाओगे। तो मतलब 3, 1, 3 और 4 को एक साथ नहीं जोड़ा ना, पहले के कोई भी 2 जोड़नी पड़ेगी, या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 3 और 1 4 और ये प्लस 4 कितना हुआ 8। या फिर अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करती हूँ तो ये हो जाता है 1 तो ऐसे रहेगा, 3 और 4 7 और 7 और 1 8। आंसर तो मेरा सेम ही आना है, चाहे मैं आगे से ऐड करूँ चाहे मैं पीछे से ऐड करूँ, जैसे मेरे मन करता है वैसे मैं ऐड करूँ, आंसर हमेशा एडिशन में सेम होता है। एडिशन प्रॉपर्टी में आगे पीछे वैल्यू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये था आपका एसोसिएटिव लॉ। सेम प्रॉपर्टी आपकी मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई होती है कि आप तीनों में से कोई भी पहले 2 ऐड कर सकते हो, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप स्मार्ट है तो तीनों को एक साथ ऐड कर लो, नो प्रॉब्लम। टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। ओके, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, योग के तत्समक का अस्तित्व। मतलब देखो तत्समक मैंने आपको पहले ही बताया, ये होती है आइडेंटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी यानी पहचान। और अस्तित्व का मतलब एग्जिस्टेंस, योग का मतलब एडिटिव यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपका जो एडिशन है ये प्रॉपर्टी रखता है। अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहते हैं वो देख लेते हैं कि मान लो आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ओके, और आपने उसमें
ओ को ऐड कर दिया। अब ओ क्या है, मैंने आपको जीरो मैट्रिक्स पढ़ाया था, जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट किया जाता है, डैट मीन्स दिस इज जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इतनी जल्दी तो आप नहीं बोल सकते, अभी तो बताया। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो जाए। तो यानी कि अगर आप ए में ओ ऐड करते हो या फिर ओ के अंदर ए ऐड करते हो तो आपकी मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपनी पहचान नहीं बदलेगी, वो ए ही रहेगी। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी पहचान तो बदली ही नहीं। और हमने क्या काम किया था, दो मैट्रिक्स को ऐड किया था जिसमें से एक क्या थी, जीरो, यानी नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नंबर से देख लो, अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं 6 और उसमें जीरो मैं आपको ऐड करने के लिए कह दूं तो आप 7 थोड़ी ना बोलोगे, आप क्या कहोगे कि वो 6 ही रहने वाला है, क्योंकि जीरो का कोई भी फर्क एडिशन पे नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, तो सेम प्रोसेस किस में करोगे, मैट्रिक्स के अंदर करोगे। मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना कि अगर ए में ओ ऐड करते हैं तो वो ए ही रहने वाला है। ओके, अब आपकी बचती है लास्ट प्रॉपर्टी, और वो क्या है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग मतलब एडिशन, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, और प्रतिलोम, यहाँ पे मेन बात है प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा। अब उल्टा कैसे काम करेगा, देखो उल्टा का मतलब होता है कि आपने किसी भी टर्म के बिल्कुल अपोजिट एक टर्म ले ली है, उसको हम बोलते हैं प्रतिलोम। इंग्लिश में बोले तो इनवर्स। कैसे, मान लो आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और मैं आपसे बोलूँ इसके अपोजिट मैट्रिक्स लो, तो आप क्या करोगे कि भाई उसी के आगे माइनस लगा दोगे, जिसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी बताऊंगी मैं आपको क्या होता है नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। फिलहाल हमने क्या काम किया है कि मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले ली और उसी का उल्टा, उल्टा मतलब उसी की एक नेगेटिव मैट्रिक्स ले ली और मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा, वो दोनों मिलके आपस में बन जाएगी नल मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे तो आप माइनस ए को आगे कर लो, चाहे आप माइनस ए को पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की जो एलिमेंट्स अंदर के वो प्लस माइनस होने की वजह से, मतलब एक दूसरे का प्रतिलोम या उल्टा होने की वजह से खत्म हो जाएंगे और उसके अंदर चारों तरफ जीरो बन जाएंगी। मतलब जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे सब जीरो हो जाएंगे, और जीरो एलिमेंट वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो ओ की फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देखो, मान लो मैं आपको कोई नंबर दे देती हूँ ए, यानी लेट कर लेते हैं कि कोई नंबर है 4। ठीक है, मैंने आपको बोला इसमें इसका प्रतिलोम ऐड कर दो, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, मतलब नेगेटिव की कोई वैल्यू ऐड कर दो सेम टू सेम, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया माइनस का 4। ओके, अब इसको सोल्व करके देखो भाई, 4 प्लस माइनस क्या होता है, -4, और 4 में से 4 गया 0, 0 बचेगा। तो इसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स के एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी, कि हमारा जो एडिशन होता है वो इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये थे आपके एडिशन के ये था आपका पहला टॉपिक, आपका पहला ऑपरेशन अवयव का योग, और ये था आपका उसी के अंदर का एक और टॉपिक कि हम उसके बारे में फिर प्रॉपर्टीज ही पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा जो एडिशन है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए हमें समझने में। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर थे आपकी 4 मेन प्रॉपर्टी, जिनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट ऑपरेशन, और वो क्या है, अवयव का अंतर। अंतर मीन्स डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। कि आप अगर आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है लाइक ए एंड बी, जैसे कि मैंने लिखा भी है कि ए बराबर है दिस मैट्रिक्स एंड बी बराबर है दिस मैट्रिक्स, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका डिफरेंस पता कीजिए, यानी आप इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिनोट किससे करेंगे भाई, ए और बी को हम लोग क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, हम इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एडिशन में प्लस का साइन लगाया था। अब इसको घटाएंगे, तो घटाना कैसे है, बिल्कुल सेम टू सेम एडिशन की तरह है, जैसे आपने एडिशन किया था बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ
अंतर ये होगा कि आपको प्लस की जगह माइनस साइन यूज करना होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में घटाने वाले हैं। डैट मीन्स 9 में से आप 4 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे एंड 3 में से 2 को माइनस करेंगे। तो पहले क्या करें, इसको लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है, 9 में से 4 माइनस करना है, 6 में से 1 माइनस करना है, 5 में से 3 माइनस करना है एंड 3 में से 2 माइनस करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, घटा के लिख दो। कैसे लिखोगे, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 1 5 एंड 3 माइनस 2 1। ये रहा आपका रिजल्ट जो कि आपने दो मैट्रिक्स को आपस में घटा कर निकाला है। ठीक है, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर को करते हो, सेम टू सेम आपको दो मैट्रिक्स को बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके जैसे हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, याद है आपको अभी तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ का पोर्शन है नहीं, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे पहुँचते हैं तीसरे ऑपरेशन पर, और वो क्या है, एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन, यानी मल्टीप्लाइकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। आपको बताया ना मैंने, स्केलर मीन्स नंबर, राइट, नंबर होता है, एनी नंबर, कोई भी आप ले लो, 1 2 3 4 जो आपका मन करता हो। ठीक है, और हमें उसको क्या करना है, गुना करनी है किसके अंदर, एक गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपको दी होगी। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स लेट कर लिया कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कैसी है, 3 1 2 4 की फॉर्म में है। मतलब अगर हम ऑर्डर चेक करें तो 2 by 2 का यहाँ पे ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और साथ ही आपको के एक स्केलर दिया हुआ है जो कि क्या है, 3। मैंने बताया आपको कि कोई भी नंबर, चाहे 3 हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको करना है गुना। गुना मतलब कि इसकी इसमें गुना कर दो। ठीक है, तो मुझे ए में गुना करनी है किसकी, 3 से। तो आप इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे कि भाई ए के अंदर गुना कर रहे हैं 3 से, इससे तो आप करोगे इसको रिप्रेजेंट। ओके, अब लिखोगे कैसे, देखो 3 की गुना ए का मतलब है कि ए के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं सब में गुना कर दो, एक भी मत छोड़ना, सारे गुना करने हैं। ठीक है, तो मतलब 3 में भी, 1 में भी, 2 में भी और 4 में भी, सब में गुना कर दो। तो करते हैं, 3 की गुना पहले होएगी 3 में, फिर 3 की गुना होएगी 1 में, फिर 3 की गुना होएगी 2 में एंड 3 की गुना होएगी 4 में। तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आप गुना करके लिख दो सिंपल, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। दैट इज योर आंसर। बस इतना सा था, हार्ड लग रहा था, क्यों, गुना ही तो करनी है। अब ये मत कहना कि गुना करना ही नहीं आती, गुना करना सभी को आता है। ओके, तो किसी भी स्केलर की किसी भी मैट्रिक्स में गुना कैसे करते हैं ये मैंने आपको करके दिखाया। होप कि आपको समझ में भी आया होगा। मतलब जब क्वेश्चंस में आएगा ना तो आपको डायरेक्ट लिख के मिलेगा कि भाई 4a प्लस 3b, और आपसे मतलब कि a और b पहले से आपको गिवन होगी कोई मैट्रिक्स, और कहेगा कि मुझे आप इस टर्म का ना आंसर फाइंड करके दो। तो वहाँ पे हमें इन ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि सबसे पहले मैं इनको सीधे सीधे ऐड नहीं कर पाऊंगी, पहले मुझे 4 की अपनी a वाली मैट्रिक्स में गुना करनी होगी, फिर मुझे 3 की b वाली मैट्रिक्स में गुना करनी होगी, फिर आगे पास 2 नई मैट्रिक्स हो जाएंगी और उन दोनों को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसलिए हम इन ऑपरेशंस को सीख रहे हैं। ओके, ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो इसी के अंदर है, और वो क्या है, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ने वाले कि आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो भी कुछ अपने आप पास प्रॉपर्टी रखता है। ये के पीछे हटेगा तो इसकी भी कुछ मेन प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें लेट करनी है, और वो क्या है कि मैंने लिखा है आपके लिए, वैसे तो मैं बोलने वाली थी बट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मान लो यदि आपके पास a एंड b, ध्यान देना, a एंड b समान कोटि के दो अवयव हो। समान कोटि का मतलब क्या है, बताया था ना, सेम ऑर्डर के आपके पास क्या है,
दो मैट्रिक्स है, ओके मान लिया एक ए है और एक बी है। आगे वो कहता है कि के व एल दो अदिश राशियां हैं, मतलब ये के कोई एक नंबर होगा और एल भी एक नंबर होगा, मतलब दो नंबर दे दिए इस बार, और कह रहा है कि ये दोनों क्या हैं, स्केलर नंबर्स हैं या क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, नंबर वन कि मान लो अगर आप a प्लस बी को ऐड करते हो, मैट्रिक मतलब दोनों मैट्रिक्स को आप आपस में ऐड करते हो और फिर उसके अंदर k की गुना करते हो, तो वो जस्ट इक्वल होता है के ए प्लस के बी के। मतलब चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, a और b को आपस में मर्ज कर लो, ऐड कर लो, वो मैंने आपको बताया, फिर उसमें स्केलर की गुना कर दो। या फिर एक और तरीका है कि अपने स्केलर की गुना पहले a में करो, फिर b में करो और फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यानी दोनों तरीके से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये आपका था पहला प्रॉपर्टी। अब चलते सेकंड की तरफ। वो क्या है कि मान लो आपके पास मैट्रिक्स तो एक ही है इस बार, और आपके दो स्केलर दे दिए उसने कि मान लो 2 + 3 दोनों की गुना एक साथ करने के लिए कह रहा है ए में, तो या तो दोनों को ऐड करके फिर गुना कर दो, या फिर एक तरीका और होता है कि पहले वाले स्केलर की गुना कर दो और दूसरे वाले स्केलर की गुना कर दो और फिर उसको ऐड कर लो। तो मतलब चाहे दोनों तरीके से कैसे भी आपका मन करे करो, आंसर जो है वो बिल्कुल इक्वल आने वाला है, ठीक है। मतलब या तो स्केलर को ऐड करके मैट्रिक्स में गुना करो या दोनों स्केलर को अलग अलग गुना करके मैट्रिक्स को मर्ज कर दो, तो आंसर सेम आएगा। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, और वो क्या है कि आपके पास मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कि दोनों स्केलर हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है और कह रहा है दोनों स्केलर के एक साथ गुना कर दो मैट्रिक्स के अंदर। तो भाई 2 और 3 के एक बार में तो मुझसे गुना होगी नहीं, कैसे करेंगे, मतलब 3 का पढ़ा भी एक बार में पढ़ो, 2 का भी पढ़ो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप पहले वाले स्केलर की पहले गुना कर दो और दूसरे की बाद में कर लो, तब भी आंसर एक ही रहना है, या फिर दूसरे की पहले कर दो पहले की बाद में कर लो, तब भी आंसर सेम रह रहा है, या फिर पहले दोनों ही स्केलर को गुना कर लो और दोनों को गुना करके कुछ आएगा, मान लो एक 2 है एक 3 है, तो 2 × 6, फिर 6 की गुना मैट्रिक्स के अंदर कर दो, तब भी आंसर कैसा होगा, सेम होगा। मतलब जैसे मन करे आप कर सकते हो, आंसर आपके क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी थी, बहुत छोटी छोटी, किसके अंदर, अदिश गुणन के अंदर, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल डीपली समझाई है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमने 3 ऑपरेशन तो सक्सेसफुली सीख लिए, अब बचता है केवल लास्ट में एक ऑपरेशन, और वो क्या है, अवयव का गुणन। गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि आपके पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, और आपसे कहा जा रहा है कि आप उनकी क्या कर दो, गुना कर दो, तो आप गुना कैसे करेंगे। अब देखो, नंबर की गुना करने के लिए कहा जाए तो हम बहुत आसानी से कर देते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ लिया 2 × 3 = 6, 4 × 2 = 8, मतलब नॉर्मली गुना ही करनी है। लेकिन जहाँ पर मैट्रिक्स की गुना की बात आती है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। चलो इसको सीखते हैं इजी तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया है, आपके तो एग्जाम्पल लिख दिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। गुना करने से पहले आपको एक बात है जो बहुत जाननी जरूरी है, और वो क्या है कि जब भी आप गुना करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि आप सभी मैट्रिक्स से आपस में गुना नहीं कर सकते, जैसे नंबर की कर लेते हो। मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है कि अगर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है आपकी दोनों मैट्रिक्स में तो ही आप गुना कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और वो कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, वो दूसरे वाले मैट्रिक्स या नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। कॉलम मतलब स्तंभ, मतलब वर्टिकल लाइंस। आपके रोज मतलब, रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो बराबर होनी चाहिए आपके कॉलम के, यानी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि पहली मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं, और वो क्या है, 1 और 2। पहले वाली मैट्रिक्स में 2 कॉलम है। अब दूसरे वाली में चेक करो नंबर ऑफ रोज, 1 और 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कैसे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, 2/2 = 2,
ठीक है। तो डैट मीन्स हम लोग अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं बहुत ईजी। तो ये आपको चेक जरूर करना है। अगर बाई चांस ये आगे पीछे हो जाए, मान लो नंबर ऑफ कॉलम तो है 3 और नंबर ऑफ रोज है 2, तो क्या आप गुना कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नहीं, गुना नहीं हो सकती। तो आप उसे लिख दोगे कि मल्टीप्लिकेशन इन दीज मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट, कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब आगे पीछे हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, तब भी क्या होगा? तब भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उसी कंडीशन में कर पाओगे जब ये दोनों नंबर आपको बिल्कुल सेम हम शक्ल दिखाई देते हैं। ठीक है। तो देखो गुना कैसे करनी है, मुझे ए और बी की आपस में गुना करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ए और बी को लिख लेते हैं, एंड इनके बीच में साइन किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। जैसे प्लस और माइनस में आप लगा रहे थे, बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ए भी लिख दोगे तो तब भी उसका मतलब यही होता है कि आप मल्टीप्लाई करने वाले हो। अब करोगे कैसे? देखो, मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स तो आनी ही आनी है, ऑब्वियस सी बात है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है पहले वाली रो पर। आप पहली मैट्रिक्स के पहले रो की गुना करोगे पहले कॉलम में। ठीक है। कैसे करोगे? 2 की गुना 4 में लिख लो, 2 की गुना 4 में, और 1 की गुना 5 में, 1 की गुना 5 में। ठीक है। और दोनों के बीच में किसका सिंबल आएगा? प्लस का। इतना हो गया। सेम केस फर्स्ट रो की गुना सेकंड कॉलम में, मतलब हमने फर्स्ट में तो कर दी, खत्म हो गया, खत्म हो उसकी कहानी। अब सेकंड में करो, इसकी गुना इसमें करनी है तो 2 की गुना 7 में, 2 की गुना 7 में, और 1 की गुना 3 में, 1 की गुना 3 में, और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। मतलब हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। हमने पहली मैट्रिक्स की पहली रो की गुना सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम में कर दी। मतलब अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि गुना इसकी इसमें करनी थी या इसकी इसमें करनी थी, पता नहीं, उनको याद ही नहीं आ रहा होता है। और इस केस में वो होपलेस होकर क्या कर देते हैं? अपना आंसर ही गलत कर देते हैं। और यही एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपके पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। एक बार नहीं आता, दूसरी बार सीखो, तीसरी बार सीखो, चौथी बार सीखो। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आप सीखना चाहते हो और वो आपको समझ में ना आए या आप सीख ना पाओ। ठीक है। बस कोशिश करते रहना है। कोशिश से कभी हार नहीं माननी चाहिए कि हमने इतनी बार कोशिश कर ली और बच्चे सोच लेते हैं कि अब तो ये हमें आएगा ही नहीं। ऐसा होता नहीं है। वैसे ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो जरूर आएगा। ओके। देखो, फर्स्ट रो की गुना दोनों कॉलम में सक्सेसफुली हो गई। सेम अप्लाई करना सेकंड रो में। मतलब अब हम सेकंड रो की गुना पहले कॉलम में करने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे कि 3 की गुना 4 में, 3 की गुना 4 में, प्लस 4 की गुना 5 में। ठीक है। अब सेकंड कॉलम में करो, 3 की गुना 7 में और 4 की गुना 3 में, और मैट्रिक्स आपकी हो गई है कंप्लीट। इतना समझ में आया? ध्यान देना कि कॉलम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। और जब आप गुना करने की बात करते हो तो रो की कॉलम में करते हैं, रो की कॉलम में। यानी पहली रो की गुना पहले कॉलम में, फिर दूसरी बार दूसरे कॉलम में, दूसरी रो की गुना पहले कॉलम में और दूसरे टाइम में दूसरे कॉलम में। बस इतना करना होता है, खत्म मल्टीप्लिकेशन। अब नॉर्मल सोल्व करके लिख दो इसको। कैसे लिखोगे? देखो, 2 4 जा 8 प्लस 1 5 जा 5, 2 7 जा 14 प्लस 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20, 3 7 जा 21 और प्लस 4 3 जा 12। ठीक है। अब क्या करो? अब एक ही चीज़ दिखाई दे रही है और वो है ऐड। ऐड कर दो सबको। कैसे करोगे? 8 और 5 कितने होते हैं बताओ? 8 और 5 13, 14 और 3 17, 12 और 20 32 और 21 और 12 कितना हुआ? 33। ठीक है। ये था आपका फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 मैट्रिक्स की गुना आपस में कर पाओगे और अपना जो आंसर है वो निकाल पाओगे। आंसर हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में आता है।
ठीक है, तो ध्यान सिर्फ इतना देना, एक तो ये प्रॉपर्टी जो कि बहुत मेन है और बच्चे सिर्फ इसी को नहीं देखते और गुना करने लगते हैं, ज़बरदस्ती करेंगे गुना करने में और आंसर गलत निकाल लेते हैं। आपको सीधा सीधा प्रॉपर्टी चेक करना है और सीधा सीधा अपना मेथड फिर अप्लाई करना है, आपका आंसर बहुत आसानी से खुद ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना फिर, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो आपको मैट्रिक्स दी है उसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवयव के गुणन के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज़। इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब हम कि आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो इसकी भी क्या है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, कुल मिला के 1 2 3 एंड 4। लाइक जैसे आपने एडिशन में पढ़ी थी, जैसे आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, ठीक है। अब वो क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। और ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और आप उनकी गुना करते हो, जैसे एडिशन में सीखा था ना कि भाई दो मैट्रिक्स है और मैं दोनों को आपस में जोड़ती हूँ कि a प्लस बी कर रही हूँ या फिर b प्लस a कर रही हूँ, मतलब दोनों को आगे पीछे करके मैं कैसे भी जोड़ लूँ मेरा आंसर हर बार सेम आएगा, ये बताती है पहली प्रॉपर्टी। तो तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अब जब आप a की b में गुना करोगे और b की a में गुना करोगे तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी है, आपको निकालने के लिए भी कहेगा। अभी क्या a और b की मैंने गुना करके a भी निकाला, अभी मैं आपको बोल दूँ कि b a निकालो तो आंसर डिफरेंट आएगा, ओके। तो ये था आपका कॉम्यूटेटिव लॉ कि दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं आते, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेकंड लॉ पे, और वो क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जिसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और ये क्या होता है कि मान लो आपके पास 1 2 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप चाहे पहले दो की गुना कर लो या बाद के दो की गुना कर लो, आंसर आपका सेम आना है। मतलब पहले आपने पहले दो की गुना करके फिर सी की गुना करी और दूसरे केसेस में आपने लास्ट के दो की गुना करके फिर उसमें एक की गुना करी, तो दोनों तरीके से जो आपका आंसर है वो बिल्कुल कैसा आएगा, सेम आएगा, यहाँ पे आंसर चेंज नहीं होता। यानी कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का वो आपकी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे लॉ की तरफ, और वो क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम मतलब वितरण, देखो वर्ड वितरण का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके अंदर ऑपरेशन लगा हुआ है कि आपको मतलब दो कोई भी आपको ऐड करनी है और एक की गुना करनी है, तो क्या होगा कि जब आप दोनों की गुना करोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ के चाहे 21 में गुना कर लो या फिर एक ही दोनों में अलग अलग गुना करके फिर जोड़ लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए को बी को भी दे दो और सी को भी दे दो, मतलब ए बी के साथ भी गुना हो जाएगा, सी के साथ भी गुना हो जाएगा, फिर उनको जोड़ लो तब भी आंसर सेम आएगा। या फिर सीधे सीधे दोनों को ऐड करके सिर्फ एक ही गुना कर दो तब भी आंसर सेम आएगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। कि आप दोनों तरीके से कहो, या तो ए को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकाल लो या पहले दोनों को जोड़ के फिर एक ही गुना करके आंसर निकाल लो, सेम आंसर आता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि मान लो पहले की दो तो जोड़नी है और बाद में है सी, तो यहाँ पर भी सेम केस अप्लाई होगा कि भाई सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए के साथ भी और बी के साथ भी, मतलब सी की गुना ए और बी में अलग अलग करके दोनों को जोड़ लो, या फिर क्या करो पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के फिर सी की गुना कर दो, तब भी दोनों तरीके से आंसर कैसा आने वाला है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। ये एक मेन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी की, और वो क्या है, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व मतलब तत्समक बताया ना मैंने आपको, आइडेंटिटी, और अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब बताया ना मैंने आपको, पहचान, यानी कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मतलब मैंने बताया था आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में 1 1 1 करके बना होता है, ठीक है।
तो जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए में मल्टीप्लाई करते हो या ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो ए बिल्कुल भी नहीं बदलता, ए ही रहता है। वो दोनों केसेस ए के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ए की गुना, किसी भी नंबर को ले लो आप, भाई आपने बोला कि 3 एक नंबर है, मुझे उसकी गुना करनी है आइडेंटिटी में, मतलब 1 में, तो वो अपनी पहचान थोड़ी ना खोएगा 1 के साथ गुना करके, 3 ही रहेगा। तो यही केस आपका अप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर, कि अगर आप मैट्रिक्स में आइडेंटिटी की गुना करते हो या ए की आई में गुना करते हो तो ए ही रहता है, वो मैट्रिक्स ए ही रहती है ओरिजिनल। ये होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, यानी जो आपका मल्टीप्लाइकेशन होता है मैट्रिसेस का, वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 4 ऑपरेशंस विद प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल्ड विद एग्जांपल समझाए हैं, और ये इस चैप्टर का पहला मेन टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ टर्म्स और बची हैं वो और सीख लेते हैं। ओके।